वैसे गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्ट्रगल फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये एक वीडियो मैंने कल अपलोड की थी। इस वीडियो में मैंने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जो अगर आप लोग किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें राइटिंग का काम होता है, यानी कि मैनुअली आप लोगों को राइटिंग करनी पड़ती है, चाहे आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी में किसी भी एग्जाम की, आप लोग किसी भी एग्जाम जिसमें आप लोगों से कुछ भी लिखने के लिए बोला जाता है, जैसे कि इवन आप लोग जैसे यूपीएससी की तो तैयारी करते हैं नॉर्मली, तो उसमें तो आप लोगों को पता है बहुत सारा लिखना होता है। असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करते हैं, वहां पर भी ऐसे लिखना होता है। इसके अलावा अगर आप लोग किसी और एग्जाम की जो यूपीएससी कंडक्ट कराता है तो उसके बारे में बात की जा रही है। और इसी तरीके से अगर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग किसी दूसरे एग्जाम की जहां पर राइटिंग के बारे में बात की जाती है, तो आप लोगों को ये वीडियो फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि क्या क्या गलतियां आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि पेनल्टी लगाई जाती है 10 नंबर, 15 नंबर, 20, 25, 30 नंबर, इससे भी ज्यादा तक पेनल्टी लगी है। तो एक ऐसे एग्जाम में जहां पर एक एक नंबर पर कई कई लोग बैठे रहते हैं और अगर आप लोग 20-20, 30-30 नंबर पीछे हट जाएंगे तो आउट ऑफ द रेस यहां पर हो जाएंगे। तो ये वो कौन सी गलतियां हैं जो आप लोगों को यहां पर नहीं करनी है, तो ये आप लोग खुद भी देखिए और उन लोगों को भी दिखाइए जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो एक अच्छे लेवल पर अपने आप को पहुंचाना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग से ही वो चीजें आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके चलिए जो आप लोगों को आगे जरूरत है जिनकी। वो नहीं कहते कि यूपीएससी आप लोग को ऑफिसर नहीं बनाती है, ऑफिसर लाइक क्वालिटी आप लोगों के अंदर पहले से ही होती है। तो यूपीएससी उनको पहचान पाती है नहीं पहचान पाती है वो एक अलग बात है, पर लेकिन यूपीएससी आप लोगों के ऊपर बस ठप्पा लगाती है, वो क्वालिटी आप लोगों के अंदर पहले से ही होती है। तो ये बिल्कुल ऐसी है जैसे ऐसे नहीं होता है कि बच्चा 12th में है तो तब तक उसको बच्चा मानते हैं, जैसे ही वो कॉलेज में चला गया बोलते हैं यार बड़ा हो गया। तो वो जस्ट 12 से लेकर कॉलेज तक का जो सफर होता है वो 1-1.5 महीने का ट्रांजिशन होता है, 1-1.5 महीने में वो बड़ा हो गया है। तो वही कंडीशन है यहां पर। तो यूपीएससी कुछ नहीं करती है, वो आप लोगों के अंदर कैपेबिलिटी है, अभी से ही आप लोग उस तरीके की चीजों को सोचना स्टार्ट कीजिए, इस तरीके की चीजों को देखना स्टार्ट कीजिए, तो ये सारी प्रॉब्लम जो है उनका सोल्यूशन निकलेगा। तो दूसरों की गलतियों से सीखे, जो ऑलरेडी यहां पर गलतियां की है कई सारी यूपीएससी के अंदर, उनसे आप लोग सीख सकते हैं। तो इस तरीके से अपने ऊपर जो पेनल्टी पड़े उससे आप लोग अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये जो मार्कशीट मैंने यहां पर शेयर की है, तो कई सारे ऐसे मार्कशीट मैंने आप लोगों को दिखाई है दो, जिनमें यहां पर दिखाया गया कि ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। बाकी आप लोगों को बताया कि हमारी कंट्री किसान जो है वो कैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आज के डेट में। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर काफी ह्यूज एक तरीके से कल बारिश देखने को मिली, तो उसकी वजह से सब टेंट में रहे, पर लेकिन फिर भी जो एक साहस है वो नहीं डगमगाया। तो इसको कहते हैं एक तरीके से डेडिकेशन। ठीक है, तो आज के डेट में आप लोगों को भी अपनी लाइफ में इसको लेकर आना चाहिए अगर रियलिटी में आप लोग कुछ अचीव करना चाहते हैं। तो इसी के साथ में आज का जो आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन है ये आप लोग देखिएगा मैप में जाकर। तो यहां पर एक सेकेंड, तो यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है यहां पर ये चागोज आर्कियोपेलिगो। तो कहां पर ये लोकेटेड है, किस तरीके से आप लोग इसके आसपास में जो एरिया है उसको भी जाकर देखेगा। और मैप बेस्ड क्वेश्चन जब भी आप लोगों को देता हूं, इसका मतलब ये होता है कि आसपास वाला एरिया भी देखा करो यार, क्योंकि जब तक आप लोग आसपास वाले एरिया को निहारना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक वो चीजें आप लोगों के माइंड में नहीं रहेंगी लंबे समय तक। तो बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। एक इंटरेस्टिंग बात यहां पर देखने को मिली मॉर्निंग में, काफी अच्छे बच्चे मिले, काफी अच्छे बच्चे उठे आज। अगर थोड़ा सा और आप लोग यहां पर एक तरीके से हिम्मत कर दें तो जल्दी ही आप लोग सारी चीजें कंप्लीट कर लेंगे। तो आज लगभग 1800 के करीब पहली बार मुझे लगा इतने सारे बच्चे उठे, तो ये अच्छा लगा काफी। इसी तरीके से यार चीजों को फॉलो करते रहिए और अपने टारगेट के लिए जरा सी भी आप लोगों को ढिलाई नहीं बरतनी है। आइए अब देख लेते हैं आर्टिकल्स के बारे में, कौन कौन से आर्टिकल आज हम लोग को डिस्कस करने हैं। आज का सबसे प्यारा आर्टिकल जो मुझे लगा देखने में वो यहां पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा। ये आर्टिकल बेसिकली दिखा रहा है कि हमारी कंट्री में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसानों को लेकर वो सारी चीजें, पर लेकिन कहीं पर भी हम लोगों ने ये बात नहीं की कि महिला भी किसान होती है, जबकि मैक्सिमम जो काम किया जाता है आज के दिन में गांव वाले एरिया में खेती में जो 70 से 80% वो महिलाएं काम करती हुई नजर आती हैं कई सारे एरिया में। तो इस आर्टिकल को डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन बनने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, तो अच्छे से समझेंगे इसके बारे में। ये आर्टिकल पेटेंट के बारे में बात कर रहा है, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। यहां पर बोला गया जो दवाई को अभी अप्रूवल दिया गया ना हमारी कंट्री में, जल्दबाजी की जा रही है और एक तरीके से जल्दी जल्दी में दुर्घटना हो जाती है, तो उससे आप लोगों को बचना चाहिए। ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले टाइम के लिए कि जल्दी जल्दी में इस तरीके से मेडिसिन को अप्रूवल दे देना। तो जानेंगे कौन कौन सी 2 दवाइयों को अभी हमारी कंट्री में अप्रूवल दिया गया है, तो कई सारी इंफॉर्मेशन और भी जानने को मिलेगी, कैसे दवाइयां बनाई जाती हैं उसका प्रोसीजर भी आप लोगों को बताऊंगा। ये वाला जो आर्टिकल है जीएसटी के कलेक्शन के बारे में बात की जा रही है, तो क्या खुश होने वाली बात है, हमारी कंट्री में जीएसटी का कलेक्शन सबसे ज्यादा देखने को मिला दिसंबर के महीने में। क्या रियलिटी है बैकग्राउंड में, तो इसके बारे में भी हम लोग यहां पर नजर डालेंगे। आज की डेट में अगर कांग्रेस पार्टी देखे, कांग्रेस की बात कर लीजिए या फिर यूपीए की बात कर लीजिए, देखिए जब कांग्रेस बोलते हैं तो कांग्रेस के जो गठबंधन में काम करते हैं उसको यूपीए बोलते हैं। ठीक है,
इसी के साथ में जैसे बीजेपी बोलते हैं, तो बीजेपी के जो गठबंधन में काम करते हैं उसको एनडीए बोलते हैं। तो यहां पर यूपीए की जो कंडीशन है, पूरे यूपीए की बात की जा रही है, ना कि ओनली कांग्रेस की, वो काफी जर्जर हालत में है आज की डेट में। और ये सारी चीजें आप लोगों को जो देखने को मिलती हैं, ये पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी भी मेन प्रॉब्लम है, और इसी के साथ में जिस तरीके से लीडरशिप है आज के में पार्टी की, वो काफी खतरनाक है। तो जो यहाँ पर यूपीए है, यानी कि जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसको यूपीए को यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस और एनडीए को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, ठीक है, अलायंस मतलब एक ग्रुप। तो यहाँ पर जो ये एनडीए है ये बीजेपी का ग्रुप है, और जो यूपीए है वो कांग्रेस का ग्रुप है। तो यहाँ पर लीडरशिप की जो कमी आज के डेट में देखने को मिल रही है, उसकी वजह से हमारी कंट्री में कहीं प्रॉपर अपोजिशन पार्टी नहीं है आज की डेट में, जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो भी कई बार आप लोगों को मनमानी करती हुई नजर आती है। किसी भी चीज को अगर पार्लियामेंट में पास कराना है, उसके ऊपर प्रॉपर वे में डिबेट और डिस्कशन नहीं हो रहा है। पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन है वो अभी यहां पर अभी हमारी कंट्री में देखने को नहीं मिला है। इसी के साथ में से किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्म बिल के बारे में, तो किसी के कान पर प्रॉपर वे में जू नहीं रेंग रही यहां पर, इतनी सारी चीजें होने के बाद भी, इतनी सारी कंडीशन बुरी होने के बाद भी। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से काफी बड़ी मनमानी से यहां पर गवर्नमेंट की देखने को मिल रही है। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है कि फुल मेजोरिटी है, तो फुल मेजोरिटी दी थी कि यार कंट्री में सिचुएशन थोड़ी अच्छे लेवल पर सुधरे, पर लेकिन कई जगह नेगेटिव चीजें उसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पर लेकिन कई जगह अच्छे काम भी किए गए, अगर प्रॉपर वे में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे हमारी कंट्री में जीएसटी का बिल लाया गया, पर लेकिन सबसे बड़ी बात है इसका इंप्लीमेंटेशन ढंग से नहीं हुआ, अच्छे तरीके से लेकर इसको बिल को आया गया। तो इस तरीके से और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो आज के डेट में गवर्नमेंट पूरा कर सकती है मेजोरिटी के साथ में। जैसे मैंने बात की थी आप लोगों से, 33% रिजर्वेशन 2008 से हमारी कंट्री में पेंडिंग पड़ा हुआ है वुमेन के लिए पार्लियामेंट के अंदर, उसको भी लेकर आ सकते हैं। तो काफी अच्छी चीजें, फुल मेजोरिटी में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से काम कर सकते हैं। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं, जैसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लाया गया, इसी के स्वच्छ भारत मिशन लाया गया, तो बहुत सारे अच्छे काम भी किए गए हैं। पर लेकिन ये पहले टेन्यूर में अच्छे काम देखने को मिले, जो सेकंड टेन्यूर स्टार्ट हुआ है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, और बहुत बड़ा रीजन इसका लेक ऑफ अपोजिशन आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, अभी बात करें, आज हम लोग हैं यहां पर 4 जनवरी के अंदर, आज से ठीक 16 दिन बाद यहां पर 20 जनवरी को यूएसए के अंदर जो यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, वो यहां पर एक तरीके से पावर में आ जाएंगे। पर लेकिन उनके लिए जो राह है वो आसान नहीं होगी। रीजन क्या है? डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा कुछ ऐसा कचरा फैलाया गया है। देखा होगा आप लोगों ने, ये पिक्चर मैंने शेयर की थी ट्विटर पर, और आप लोगों से पूछा था कि इसको आप लोग क्या कैप्शन देंगे, यानी क्या टाइटल आप लोग दे सकते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका आप लोग यहां पर देखते हैं कि आज की डेट में जो यूएसए के रिलेशन है ऑल ओवर वर्ल्ड के साथ में बिल्कुल एक अलग अलग चरम सीमा पर देखने को मिलेंगे। बुरी कंडीशन की बात करें, खुद जो यूएसए के अलाइज हैं उनके साथ में भी अच्छे रिलेशन नहीं है, नेटो मेंबर के साथ में अच्छे रिलेशन नहीं है, कई सारी कंट्री जिनके साथ में सोचा गया था अच्छे रिलेशन होने चाहिए, जैसे कि अगर बात करें ईरान के साथ में, तो वहां भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो कि आज के में यूएसए को बोल रही है कि सरफिरा इंसान है। तो इस तरीके से कंडीशन क्या है? कंडीशन ये कि आप लोग यहां पर देखते हैं, यानी कि अब जो बाइडेन साहब जो आएंगे यहां पर, उनको काफी कुछ यहां पर एक तरीके से उन्हें सिंगवाना पड़ेगा, पूरा घर इधर उधर पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर घर से जो मम्मी वगैरह है 1-2 दिन के लिए बाहर चले जाएं, तो जब आए तो ऐसा लगता है कि बच्चों ने पूरा कोहराम मचा रखा है वहां पर। ठीक है, तो उस तरीके कंडीशन यहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब कर जा रहे हैं। तो इसको कैसे समेटा जाएगा, और समेटना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि आज के डेट में जो रिपब्लिकन पार्टी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की, वो काफी अच्छी मेजोरिटी के साथ में यहां पर बैठी हुई है यहां पर आज के डेट में। इसका मतलब यह है कि अब जो 5 तारीख यानी कि कल जो इलेक्शन होने वाले हैं, जो कि आज लोग जैसे हमारी कंट्री में नहीं होता है बाई इलेक्शन होते हैं, तो उस तरीके से यहां पर इलेक्शन होने वाले हैं। अगर रिपब्लिकन पार्टी जो यहां पर उसको हराकर डेमोक्रेटिक पार्टी जो बाइडेन की पार्टी है 2 सीट जीतकर आती है, तब जाकर थोड़ा सा इनका माहौल जो है वो यहां पर सुधरेगा, वरना दिक्कत इनको काफी ज्यादा यहां पर होने वाली है। अब देखते हैं कैसे यहां पर इनका टेन्यूर स्टार्ट होगा। तो 46वें प्रेसिडेंट बनकर आ रहे हैं जो बाइडेन। अब देखते हैं कितने लंबे समय तक ये प्रॉपर में यहां पर टिक पाएंगे, तो वो आगे देखने को मिलेगा, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। पर लेकिन आइए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल देखते हैं। हमारी कंट्री में किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट जो है एक तरीके से फंडामेंटल राइट भी है, मैंने आप लोगों को बताया था। हमारे संविधान में जब आप लोग जाएंगे तो पार्ट 3 में राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में बात करते हैं। आप लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक यहां पर बात करते हैं, तो फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रोटेस्ट अगर बात करें तो कौन से आर्टिकल में से निकल कर आता है, ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, डिस्कस मैंने आप लोगों से किया था। पर लेकिन इसी के साथ में हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बात की थी। जे तरीके से ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, सही है कि आप लोगों के पास में राइट है, पावर है, सुप्रीम कोर्ट में आप लोग जा सकते हैं, पर लेकिन आप लोगों की ड्यूटी भी है कि आप लोग गलत काम नहीं करेंगे, अपनी कंट्री में सही तरीके से एक अच्छा माहौल बनाकर रखेंगे। तो प्रोटेस्ट चल रहा है, काफी आसान से शांति से प्रोटेस्ट चल रहा है। इवन बहुत सारे किसानों की जान भी चली गई, और यहां पर कई सारे जो मीडिया हाउसेज हैं उन्होंने चूतक भी नहीं किया। तो ये कंडीशन एक दयनीय कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। अब क्या बात की जा रही है? बात की जा रही है कि डोंट इग्नोर वुमेन फार्मर, यानी कि आज के दिन में जो महिला किसान है उनको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो उसके ऊपर आर्टिकल लिखा गया है। वुमेन इंपावरमेंट के लिए भी अगर कुछ लिखने के लिए आता है, निबंध वगैरह या कोई भी ऐसा क्वेश्चन बनता है वुमेन फार्मर के बारे में, तो वो भी आप लोग यूज कीजिएगा।
बात की जा रही है कि जो जेंडर गैप है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर आज के डेट में वो वाइड नहीं कर रहा है, अब वो और जो आज के डेट में तो वाइड हो रहा है, इसके साथ में जो और ज्यादा वाइड हो जाएगा जो फॉर्म लॉ हमारी कंट्री में अगर ये इंप्लीमेंट किए जाते हैं, यानी कि जो ये बिल हमारी कंट्री में लाए गए, फिर एक्ट, पहले ऑर्डिनेंस लाया गया, फिर एक्ट बन गए, तो ये और ज्यादा अंतर कर देंगे आज के डेट में जो वुमेन का एरिया है एग्रीकल्चर के अंदर में। आखिर समझाने की बात क्या की जा रही है, तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा यहाँ पर, ये लगभग आप लोग 200 से 250 शब्द में लिख सकते हैं, और जिस भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हो ना उसके हिसाब से चेंज कर लिया करो। और कई सारे बच्चे जैसे मैं देख रहा था टेलीग्राम पर भी और इसी के साथ में फेसबुक पर भी बहुत सारे बच्चे कई सारे अच्छे से काम कर रहे हैं, एक दूसरे का आंसर रिव्यू कर रहे हैं, तो यही तो होता है यार, एक दूसरे से सीख कर आगे बढ़ना है, कौन माँ के पेट से सीख कर आता है, तो इसी तरीके से एक दूसरे से सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी कंट्री में एक महान साइंटिस्ट जो कि एग्रीकल्चर के पितामह बोले जाते हैं, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन के साहब के द्वारा यहां पर बोला गया था कि अगर हिस्ट्री उठाकर आप लोग देखोगे तो कई सारे हिस्टोरियन ने यहां पर यह बताया कि कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है, यानी कि साइंस ऑफ फार्मिंग जो है आज के दिन में जो हम लोग खेती करते हैं, वो महिलाओं के द्वारा स्टार्ट की गई थी। आखिर ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि पहले टाइम में आप लोगों को पता है कि जो पुरुष, तो जो एक तरीके से जो मेल कम्युनिटी यानी कि जो पुरुष हुआ करते थे समाज के अंदर, वो बाहर चले जाते थे शिकार करने के लिए, जानवरों को मारना, शिकार करना, कुछ फूड वगैरह इकट्ठा करके लाना। तो उस टाइम पर जो महिलाएं थी उन्होंने आसपास वाले एरिया में कुछ ऐसे बीज वगैरह इकट्ठे किए, कुछ ऐसी प्रैक्टिस करने की कोशिश की आसपास वाले एरिया में, तो महिलाओं के द्वारा यहां पर एग्रीकल्चर का पाथ जो है वो एक तरीके से डाला गया था। यानी कि जो किसान है एक तरीके से जो मेल है वो बाहर चला गया खाने के लिए, तो वुमेन ने काम किया, आसपास में कुछ बीज इकट्ठे किए और उनको आसपास वाले एरिया में मिट्टी में डालकर कुछ उगाना स्टार्ट कर दिया खाने के लिए, इसी तरीके से फीड करने के लिए, फोडर चारे के लिए, फाइबर यानी कि रेशम वगैरह, या फिर एक तरीके से कपड़े के लिए, इसी के साथ में यहां पर फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए, तो ये सारे काम यहां पर महिलाओं के द्वारा किए गए। तो यानी कि अगर बैकग्राउंड में जाकर देखा जाए तो ये बोलने की कोशिश की जा रही है राइटर के द्वारा कि आज की डेट में जो एग्रीकल्चर पैटर्न हमारी कंट्री में देखने को मिलता है ये कहीं ना कहीं महिलाओं के द्वारा स्टार्ट किया गया है, और उसी महिलाओं को आज के में हम लोग काउंट भी नहीं करते हैं जब एग्रीकल्चर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कितने हद तक ये सही है? तो ये सिचुएशन चेंज नहीं करनी चाहिए क्या? तो ये सिचुएशन चेंज होनी चाहिए। रीजन है उसके साथ, उसके पीछे कई सारे, क्योंकि इंडिया में अगर एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो सीधा हम लोग क्या करते हैं, पुरुष के बारे में बात करते हैं, मेल के बारे में बात करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग महिलाओं को भूल जाते हैं। जबकि गांव वाले एरिया में अगर जाकर आप लोग देखोगे ऑल ओवर कंट्री का अगर एग्रीकल्चर सेंसस का एवरेज आप लोग निकालें तो यहां पर 73% महिलाएं हैं वो खेतों में काम करती है, यानी कि 73% महिलाएं आप लोगों को एग्रीकल्चर में काम करती नजर आएंगी, फार्मिंग एक्टिविटी में, जो खासकर गांव में जो महिलाएं होती हैं। पर लेकिन ओनली 12% के करीब, या फिर अप्रोक्सीमेट आप लोग बोल सकते हैं 13% के करीब लैंड होल्डिंग्स उनके पास में देखने को मिलती है, ना तो उनके पास में जमीन होती है प्रॉपर में किसी और के खेतों में काम करती हो आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये प्रॉब्लम काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारी कंट्री में एक पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान देश है। जो लड़का होता है, जो लड़की होती है, स्टार्टिंग से उसमें भेदभाव करके चला जाता है। हालांकि आज के में हमारी कंट्री में रूलर रेगुलेशन है, यानी कि अगर एक कोई इंसान है उसके एक लड़का है, ठीक है, और एक लड़की है, तो यहां पर अगर लड़का हो गया और लड़की हो गई यहां पर, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, मान लीजिए जो लड़की है, लड़की को तो जानते हैं कि भैया पढ़ेगी लिखेगी दूसरे घर में चली जाएगी, तो इसके नाम कोई भी आप लोगों को लैंड जमीन देखने को नहीं मिलती है। पर लेकिन आज के में हमारी कंट्री में राइट है, एक तरीके से ये हक है कि ये भी अपना हक ले सकते हैं। नॉर्मली क्या माना था कि लड़के का ही हक है, पर लेकिन पैरेलल में लड़की का भी हक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, पर रियलिटी में ये कागज में है, फिर भी आप लोग अपने घर में भी देख सकते हैं कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिनके नाम पर जमीन है। तो आप लोग अपने घर में देख लीजिए, तो ये बिल्कुल कागज में लिखा हुआ है, पर लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड पर इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो कल्चर, सोशल और रिलीजियस जो फैक्टर हैं, इसकी वजह से तो लैंड की ओनरशिप जो है वो महिलाओं को नहीं मिल पाती है, यानी कि उनके नाम कोई भी जमीन दर्ज नहीं होती है। गांव में पर्ची आती है, गन्ने आप लोग डालने जाते हैं, देखा होगा कि फलाने की पर्ची आ गई, कभी दिखा है किसी पर्ची पे किसी लड़की का भी नाम लिखा हो कि हाँ भैया उसके नाम की पर्ची आ गई है। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो एक तरीके से जो आज के में फार्मिंग है वो उसको हम लोग मानने लगे कि ये जो है वो यानी कि लोगों का, यानी कि जो पुरुष है उनका प्रोफेशन बन गया, महिलाओं का प्रोफेशन नहीं है। जबकि बैकग्राउंड में जाकर देखेंगे तो महिलाएं काम कर रही हैं, पर लेकिन नाम पर किसके चल रहा है? नाम पर चल रहा है मेल के, यानी कि पुरुष के। तो ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको उनके हक मिलने चाहिए। इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के अगर हिसाब से आप लोग बात करते हैं तो 83% जो एग्रीकल्चर लैंड है आज के में कंट्री के अंदर वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी के अंदर है, यानी कि लड़के के नाम है। ओनली 2% आप लोगों को देखने को मिलेगी जो फीमेल काउंटर पार्ट है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि कोई भी जमीन आज के में लड़की के नाम देखने को नहीं मिलती है तो हमारी कंट्री में। तो इस तरीके से सिस्टमेटिकली हम लोगों ने क्या किया है,
जो भी सारे बेनिफिट है लड़कियों को हम लोगों ने वहां से निकाल दिया है। यानी कि अगर कल को चल के जैसे क्या होता है, अगर लोन माफ होता है तो हम लोग बात करते हैं कि हाँ एक किसान का लोन माफ हो गया, और किसान को देखते हैं कि हाँ कोई पुरुष है, ठीक है। इसी के साथ में कोई भी अगर लोन मिलता है कल्टीवेशन पे तो वो देखते हैं तो वो भी उसको मिलेगा। यानी कि कोई लोन लेना है, लोन माफ कराना है, क्रॉप का इंश्योरेंस होना है, सब्सिडी देनी है, इवन कंपनसेशन भी देना है। अगर कोई सुसाइड कर ले तो महिला के नाम पे तो कोई जमीन नहीं है, अगर महिला ने सुसाइड कर लिया तो भले ही वो किसी पूरी जिंदगी खेतों में काम करते करते मर गई हो, पर लेकिन उसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको हम लोग किसान मानते ही नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग कितनी ग्रेव कंडीशन है। यानी कि एक महिला जिसने पूरी जिंदगी खेतों में काम किया और उसकी डेथ हो गई है, उसने सुसाइड कर लिया, तो हम लोग उसको ऐसे नहीं देख रहे कि वो किसान है, क्योंकि उसके नाम पर कोई भी जमीन नहीं है, तो इसलिए हम लोग उसको किसान नहीं मान रहे हैं। तो महिला किसान जो अधिकार मंच है उसके द्वारा भी यहां पर कई बार बातें बोली गई है कि अनइक्वल एक्सेस मिलता है हम लोग को, हमको राइट नहीं मिलते हैं। चाहे हम लोग राइट के बारे में बात करें यहां पर लैंड के ऊपर, चाहे पानी के बारे में बात कर लीजिए, चाहे फॉरेस्ट के बारे में बात कर लीजिए, हमेशा पुरुष प्रधान सोसाइटी जो है वो अपने हक लेकर चली जाती है और महिलाओं को ऐसे ही छोड़ देती है। तो ये कितने हद तक सही है कि महिलाओं को उनके हक नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए। खासकर एक लार्ज कंट्रीब्यूशन आप लोग यहां पर महिलाओं को देखने को मिलता है। तो वुमेन फार्मर जो है आज के डेट में उसको एक मार्जिनल सेक्शन की तरीके से साइड में कर दिया गया है, और उसको एक्सप्लॉयटेशन भी उसका देखने को मिलता है, काफी लार्ज स्केल पर वनरेबल कंडीशन है। यानी कि महिला जो है वो हाशिए पर खड़ी है आज के डेट में हमारी कंट्री में, जो किसानी का काम करते करते भी उसको किसान नहीं माना जा रहा है। और आज के डेट में जो ये फार्म लॉ लाए गए ना, ये भी इस गैप को और ज्यादा बढ़ाएंगे यहां पर, ऐसा यहां पर राइटर बोल रहे हैं। आज के डेट में जो महिला है जो आज के डेट में डिस्ट्रेस फील कर रही है, तो एक तरीके से ऐसा हम लोग को लेकर आना चाहिए था ताकि जो इनइक्वालिटी है वो कम होती नजर आती है। आप लोग चाहे बात कर लीजिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, चाहे बात कर लीजिए कॉर्पोरेटाइजेशन के बारे में, हमारी कंट्री में भी जो ये लॉ लेकर आ रहे हैं इसमें क्या होगा, अगर कोई पर्टिकुलर किसान जो है किसी के साथ में एग्रीमेंट में जाता है, सबसे पहले तो आप लोग एक बात समझिए, आज के डेट में भी किसान जो है मैक्सिमम जो एक तरीके से बहुत कम किसान ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। आज के डेट में भी अगर बैंक में आप लोग जाओगे तो एक आधा गांव में ऐसा पर्सन मिल जाएगा जो ये बोल देगा कि भैया इस पर्ची पर भर देना, मुझे इतना पैसा निकालना है। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। अब ऐसे इंसानों के साथ में, ऐसे किसानों के साथ में अब कोई एग्रीमेंट करेगी कंपनी, उसके हाई क्वालिफाइड लॉयर वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, दुनिया भर का पैसा उसके पास में आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब वो कंपनी क्या कर सकते हैं किसानों के साथ में, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से किसानों को अपने कंट्रोल में कर सकती है, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक तरीके से जो एग्रीकल्चर का कॉर्पोरेटाइजेशन किया जा रहा है, तो ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले टाइम में। इनको यहां पर अगर कोई प्रॉपर वे में नॉलेज नहीं होगी तो किसी भी किसान को बेवकूफ बनाया जा सकता है आसानी से, रूल और रेगुलेशन के झांसे मिलाकर। एक नॉर्मल पढ़ा लिखा इंसान भी इन सब चीजों को नहीं समझ पाता आज के डेट में, उसको भी लॉयर की जरूरत पड़ती है। तो किसान कहां फिरेंगे अगर उनके ऊपर ये कोई ऐसी कंडीशन बनती है। तो ये सिचुएशन आप लोग समझिए। तो स्मॉल जो छोटे छोटे किसान हैं जैसे जैसे अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, ऐसे ही बेचारी इतनी सारी दुनिया भर की प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है, तो ऊपर से एक और प्रॉब्लम उनके सर पे डाल दी जा रही है। तो ये कितने हद तक सही है। तो इस तरीके से जो स्मॉल फार्मर है या फिर मीडियम फार्मर है, जिनके पास में ना तो पैसा है, और कई सारे ऐसे भी लोग हैं दुनिया भर के जो दूसरे के खेत में काम करते हैं, वेज लेबरर हैं, जिनको हम लोग मानते ही नहीं है किसान है ये। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े जो एग्रो बिजनेस कंपनी है वो यहां पर इनको अपने कंट्रोल में कर बैठ जाएंगे, और इनकी जिंदगी जो है वो और ज्यादा दुश्वार हो जाएगी। ये सारा स्ट्रगल जो चल रहा है ये मेल कम्युनिटी के लिए चल रहा है। अब यहां पर फीमेल कम्युनिटी को तो इसमें भी पीछे छोड़ दिया गया है, यानी कि जो ट्रबल में है आज के में वुमेन किसान, उसके बारे में तो यहां पर भी बात नहीं की गई है। यानी कि प्रोटेस्ट भी आप लोग देखते हैं ये मेल कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ से ज्यादा चल रहा है, फीमेल के बारे में यहां पर भी बात नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग हर जगह जो वुमेन है उसको पीछे छोड़कर आ जाते हैं, जबकि कंधे से कंधा मिलाकर हर प्रॉब्लम में हमारे साथ खड़ी होती है। तो ये कितने हद तक सही है तो हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है दवाई के बारे में, मेडिसिन के बारे में। अभी हमारी कंट्री में कोविड-19 की जो बीमारी है उसको कंट्रोल करने के लिए 2 ऐसी दवाइयां हैं जिनको अभी इमरजेंसी यूज का अप्रूवल दे दिया गया है। इमरजेंसी यूज का अप्रूवल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है, आप लोग ये देखिए, अगर कोई दवाई बनाई जाती है पहले तो उसके बारे में एक्सप्लोर किया जाता है कि हाँ भैया ये दवाई बनाई जानी है, प्री क्लिनिकल ट्रायल की जाती है, मुर्गे के ऊपर, जो खरगोश के ऊपर, बंदर के ऊपर इसका ट्रायल किया जाता है, फिर होती है क्लिनिकल डेवलपमेंट। इसका मतलब ये होता है कि अब यहां पर इंसानों के ऊपर ट्रायल किया जाएगा, यानी कि फेज फर्स्ट, फेज सेकंड, फेज थर्ड, तो 3 फेज में यहां पर ये काम चलता है। पहले कुछ किसान नहीं, किसान निकल रहे हैं मुझसे, पहले कुछ लोगों के ऊपर ट्राई कर लिया, फिर और ज्यादा लोगों के ऊपर ट्राई कर लिया, फिर हजारों लोगों के ऊपर ट्राई कर लिया। यानी कि दवाई को चेक किया जाता है प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल में
क्लिनिकल जब डेवलपमेंट यहां पर होता है कि इंसानों के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। जब दवाई पर्सन को दे दी तो फिर देखा जाता है क्या इससे सही हो गया, बहुत अच्छी बात है, दवाई काम कर रही है। सही नहीं हुआ, कोई नहीं, चलिए, ना तो कुछ सही हुआ ना कोई खराब हुआ, पता चला किसी की डेथ हो गई दवाई लेने से और ज्यादा हालत खराब हो गई, तो ये लास्ट वाली कंडीशन कम से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये चीजें चेक की जाती है क्लिनिकल ट्रायल पे। अभी जो हमारी कंट्री में या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में जो अप्रूवल अभी दिया जा रहा है यहां पर दवाई के लिए, तो ये जो अप्रूवल जो यहां पर एक तरीके से जो प्रोवाइड कराई जा रही है चीजें यहां पर, ये अभी क्लिनिकल ट्रायल जो था यहां पर, ये क्लिनिकल जो डेवलपमेंट था यहां पर, ये जो थर्ड फेज में चल रहा था उसको प्रॉपर वे में कंप्लीट नहीं किया गया, उसके प्रॉपर डेटा भी निकल कर नहीं लाए गए। तो इसकी वजह से दिक्कत ये देखने को मिल रही है कि जो दवाई आप लोगों को देने वाले हो जाकर, तो उसका एक उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी यहां पर पड़ सकता है। तो इसके चलते प्रॉपर रेगुलेटरी और रिव्यू अप्रूवल होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग फिर एक्टिविटी होती है, और यहां तो आप लोगों ने चलिए साबित कर दिया कि दवाई अच्छी है, फिर अब आप लोग उसको बना रहे हैं, तो क्या उस टाइम पर बनाते टाइम उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो वो भी चेक करनी पड़ती है, क्वालिटी कंट्रोल रखना है। पता चला उसमें दुनिया भर की मिलावट चल रही है और प्रॉपर वे में यहां तो अच्छी साबित हो गई, और वहां ढंग से डेवलप करने वाली जो कंपनी है वो लापरवाही बरत रही है। तो ये चीजें भी आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। तो जो दो दवाई है यहां पर उनको अप्रूवल अभी दिया गया है, एक तो यहां पर ये है यहां पर कोविशील्ड, ठीक है, तो सीरम इंस्टीट्यूट की है, और कोवैक्सीन यहां पर यह भारत बायोटेक की। तो इन दवाइयों के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो कोविशील्ड है ये वैक्सीन डेवलप की जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के द्वारा, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर एस्ट्राजेनेका जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है उसके द्वारा यहां पर एक तरीके से अप्रूवल यहां पर लिया गया। कोवैक्सीन जो है यहां पर ये भारत बायोटेक के द्वारा जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है अप्रूवल वहां से निकल कर आया इमरजेंसी यूज के लिए। जो वैक्सीन है ये इसकी एफिकेसी देखने को मिली यहां पर 74%, ठीक है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 74% यहां पर एफिकेसी देखने को मिल रही है, वो भी फेज थर्ड में, और फेज थर्ड में ये कंडक्ट कराया गया यूके और ब्राजील के अंदर में। हमारी कंट्री में ओनली जो यहां पर लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट किया गया वो 1600 लोगों के ऊपर इंप्लीमेंट किया गया। अब देखने वाली बात यहां पर यह कि इनका भी डेटा जो है वो अब तक पब्लिक नहीं किया गया, क्या इन पर क्या इंपैक्ट डाल रहा है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखें, आप लोग इस तरीके से प्रॉपर वे में चीजों को चेक नहीं कर अगर ऐसे लेकर आ रहे हैं, फेज फर्स्ट और फेज सेकंड में यहां पर लगभग 800 वॉलंटरी के ऊपर कंडक्ट किया गया। तो देखिए आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं ना, तो हमारी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं अगर उनको आप लोग कंपेयर करेंगे यूके के साथ में, यूएसए के साथ में, तो ये सही नहीं है। एक पर्टिकुलर जो इंडियन पर्सन है या फिर पर्टिकुलर जो यूके या यूएसए के अंदर जो लोग रहते हैं उसमें काफी ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलेगा उनके इम्यून सिस्टम में, जो मैंने आप लोग कई बार बताया भी है। जो आज के डेट में अगर अगर हाइपोथेसिस के बारे में बात करें, हमारी कंट्री में जो लोगों का खाना पीना है, जो लोगों का रहना सहना है, वो ऑलरेडी इतने सारे पोल्यूशन को एक तरीके से अपनी बॉडी में लिए घूम रहे हैं कि उनके ऊपर वायरस का ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है। तो वहां पर ट्रायल आप लोगों को प्रॉपर करनी चाहिए। पॉल्यूटेड पानी पीते हुए नजर आते हैं, गंदा खाना खाते हुए आप लोग कई बार देखने को मिलेंगे, जैसे तैसे गुजर बसर करते हैं, खासकर जो बच्चे बाहर रहते हैं उनको कैसा कैसा खाना देखने को मिलता है, आप लोगों ने वो भी देखा होगा। इसी के साथ में पानी हो गया, एयर हो गया, हर जगह आप लोगों को पॉल्यूशन देखने को मिलेगा, यानी कि मिलावट देखने को मिलेगी। तो ऐसे लोगों के ऊपर कोरोना वायरस का इंपैक्ट ज्यादा नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर बात करें यहां पर आज के दिन में, अगर आप लोग बात करते हैं यूके के अंदर, यूएसए के अंदर सारी चीजें प्योर मिलती हैं। तो कोरोना तो क्या, अगर कोरोना का छोटा भाई मोरोना भी आ जाए यहां पर तो भी इनकी हालत खराब हो जाएगी जरा सी देर में, क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो इतना ताकतवर नहीं है। इसीलिए आप लोगों ने गांव में देखा होगा, गांव के बच्चे जो हैं वो ज्यादा ताकतवर रहते हैं, मिट्टी में खेलते रहते हैं, एक सी तरीके से लाइफ को एंजॉय करते रहते हैं, उनका इम्यून सिस्टम ज्यादा ताकतवर होता है, उनकी ताकत ज्यादा होती है। तो वो इसीलिए रहता है क्योंकि एक तरीके से वो उस चीज में ऑलरेडी रह रहे हैं। अगर शहर का बच्चा गांव में आएगा तो जल्दी बीमार पड़ जाएगा। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो यही यहां पर अगर यूएसए में जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, यूके में जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, या ब्राजील में कोई एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, उसके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आप लोग इंडिया के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सही नहीं है। अपनी कंट्री में एक प्रॉपर ट्रायल होना चाहिए। तो जो कोविशील्ड है यहां पर सीरम इंस्टीट्यूट जो डेवलप कर रहा है, और इसी के साथ में कोवैक्सीन भारत बायोटेक यहां पर डेवलप कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप लोग यहां पर आज के डेट में जो दवाइयां लेकर आए यहां पर, तो अस्पष्टता देखने को मिल रही है इसके अंदर में कि डेटा कितना इकट्ठा किया गया है, और जल्दबाजी में जो आप लोग ये काम कर रहे हैं ना, ये और ज्यादा खतरनाक क्रिएट कर सकता है माहौल। तो बिगेस्ट वैक्सीन जो रोल आउट प्रोग्राम हमारी कंट्री में चलने वाला है, इसमें अभी हम लोगों ने बात की थी कि अगर इस तरीके से आप लोग इसको इंप्लीमेंट करोगे तो दोनों जो वैक्सीन है यहां पर ये पता चला कि एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती हुई नजर आ रही है। प्रॉपर वे में आप लोगों को इसको चेक करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि कहीं और चेक कर लिया बस हमारी कंट्री में सही होगा, तो कितने हद तक ये सही है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी चाहिए। तो जो एक तरीके से जल्दबाजी में ये काम कम से कम नहीं करना चाहिए। तो इंडिया जो है एक तरीके से लार्ज एक तरीके से पॉपुलेशन ऐसी है जो सारी चीजों को अच्छे से नहीं समझती है। तो हमारी कंट्री में अगर इस तरीके की चीजें इंप्लीमेंट की जाएगी तो कैसे काम चलेगा। अभी एक कमेंट पढ़ रहा था ट्विटर पर, वो ट्रेंड भी कर रहा था। अखिलेश यादव के द्वारा बोला गया
कि मैं अपनी कंट्री में साइंटिस्ट के ऊपर तो विश्वास करता हूं, पर लेकिन मैं विश्वास नहीं करता हूं बीजेपी के ऊपर। बीजेपी दवाई पिलाए और मैं दवाई पीऊं, वो भी कोविड-19 की, कह रहा है कि ये तो जहर पिला देंगे। मतलब कुछ ऐसे ऐसे कमेंट उनके द्वारा किए जा रहे थे। मतलब पॉलिटिशियन भी कुछ भी बोलते हैं अगर पब्लिक में। इंटरेस्टिंग था स्टेटमेंट, सुनने लायक। ये ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए हालांकि पब्लिक में देखा जाए। वैसे ही ऑलरेडी इतना ज्यादा हेफाजत वे में चीजें चल रही है, तो एक विश्वास, एक ट्रस्ट बनाकर चलना चाहिए जनता के साथ में, ताकि चीजें जो है वो नॉर्मलाइज होती हुई नजर आए। पर लेकिन पॉलिटिशियन जो है वो अपनी रोटियां सेकते हुए नजर आते हैं, और हर एक पॉलिटिशियन ऐसा करेगा। कांग्रेस, बीजेपी या फिर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, मौका नहीं चूकते हैं अपनी रोटी सेकने का। तो यहां पर यूके और ब्राजील के अंदर जो ट्रायल की गई है, हमारी कंट्री के ऊपर जो ट्रायल की गई है उनको पब्लिक नहीं किया जा रहा है, और वहां पर जो ट्रायल की गई है उसके बेस पर आप लोग इस दवाई को लेकर आ रहे हैं। इसके साथ में अगर बात करें यहां पर फाइजर, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका, इनके द्वारा भी कई सारी यहां पर पब्लिक ट्रायल की जा चुकी हैं, तो उनके बारे में आप लोग देखते हैं। उनके द्वारा भी काम प्रॉपर वे में किया जा रहा है, पर लेकिन जिनको अप्रूवल दिया जा रहा है उनके द्वारा हमारी कंट्री में कम से कम डेटा जो है वो इकट्ठा नहीं किया गया है। तो जो भारत बायोटेक है वो थर्ड फेज में अब तक यहां पर अपना डेटा प्रॉपर में इकट्ठा नहीं कर पाई है, जो कि इनके द्वारा इकट्ठा कर लिया गया है। तो जल्दबाजी की जा रही है दवाई को अप्रूवल देने के लिए, तो अप्रूव करना इस तरीके से ये सही तरीका यहां पर नहीं है, ठीक है। तो कंसर्न है इस तरीके से अनटेस्टेड वैक्सीन अगर आप लोग लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं, वो भी फेज थर्ड में प्रॉपर ट्रायल किए बिना, तो ये अनएथिकल होगा, ये लोगों की जान के साथ में खिलवाड़ करने वाली बात होगी। जैसे मैंने आप लोगों को एक मूवी का नाम भी बताया था, जो मूवी का नाम क्या था एग्जैक्टली माइंड से निकल गया, जो बोल साउथ इंडिया की मूवी थी, उसमें जो मूवी थी ध्रुवा, आ गया, ध्रुवा याद था, ठीक है। तो उस मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कि बच्चों के ऊपर जो ट्रायल किए जाते हैं वो ट्रायल कैसे किए जा रहे हैं वहां पर, ठीक है, अनएथिकल तरीके से ट्रायल किए जा रहे हैं, कई सारे बच्चों की जान चली गई। तो ऐसी कंडीशन अगर आकर निकलती है तो ये काफी खतरनाक होगा। तो एक तरीके से जो वैक्सीन को इस तरीके से इमरजेंसी अप्रूवल दे रहे हैं वो भी जल्दबाजी में, तो ये जोखिम भरा हो सकता है पूरी कंट्री के लिए। तो ये चीजें आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, और तभी सिचुएशन जो है नॉर्मल कर सकते हैं। यानी कि आंख बंद कर तीर नहीं चलाना है, हो सकता है किसी और को लग जाए, ठीक है। तो ये चीजें बोली गई हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर ये बात कर रहा है जीएसटी के बारे में। इसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स और सर्विस टैक्स जो है हमारी कंट्री में एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि डायरेक्ट आप लोग गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, पर लेकिन अगर आप लोग पेन भी खरीद कर लेकर आते हैं तो जीएसटी जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब ये कि एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। अब यहां पर आप लोग पेन खरीदिए, चाहे कोई अंबानी पेन खरीदे या कोई रिक्शे वाला पेन खरीदे, तो ये इतना ही जीएसटी लगेगा जितना लग रहा है। यानी कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो रिग्रेसिव होता है, वो सबको एक तरीके से ट्रीट करता है। तो इसीलिए जो अमीर कंट्री है, जो अच्छी कंट्री है, वहां पर इनडायरेक्ट टैक्स को एक तरीके से कम रखने की कोशिश की जाती है, और डायरेक्ट टैक्स वहां पर ज्यादा होता है। यानी कि अगर आप लोगों की इनकम जो है 4 लाख है, 5 लाख है, तो आप लोगों का इनकम टैक्स ज्यादा होगा। अगर आप लोगों की इनकम जो है वो 50,000 है, 60,000 है, तो आप लोगों का इनकम टैक्स आप लोगों का कम होगा। यानी कि अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगता है और गरीबों पर कम लगता है। इसको बोलते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स का कॉन्सेप्ट भी आप लोगों से पूछा जाए तो याद रखना, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है डायरेक्ट टैक्स, और जो रिग्रेसिव टैक्स होता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि सबके ऊपर लगता है इक्वल, वो होता है रिग्रेसिव, तो वो होता है इनडायरेक्ट। तो जीएसटी जो है वो एक तरीका इनडायरेक्ट टैक्स है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हमारी कंट्री में जो जीएसटी है वो यहां पर काफी ज्यादा बढ़ गया है दिसंबर के महीने में। आप लोग देखते हैं दिसंबर के महीने में तो 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर रहा है यहां पर। हालांकि पहले भी क्रॉस कर गया था यहां पर अभी उससे भी ऊपर पहुंच गया है। तो ये जो इतना ऊपर यहां पर अभी पहुंच रहा है यहां पर, तो ये कितने हद तक सही है? क्या इसके लिए हम लोग को जश्न मनाना चाहिए, पार्टी करनी चाहिए? सारी जो हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारे जो होम मिनिस्टर है या फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उनको आज ही पब में जाकर डांस करना चाहिए कि वाह यार मजा आ गया। तो ये कितनी हद तक सही है? तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अगर अभी बात करें तो हमारी कंट्री में कई सारे ऐसे एनालिसिस किए गए। ये बोला गया अभी रिसेंटली 35 लाख के करीब जॉब लॉस हमारी कंट्री में देखने को मिला है। इस तरीके से अगर बात करें तो हमारी कंट्री में कई सारे चैलेंज देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो डेटा निकल कर आए कितने हद तक सही है? तो देखिए यहां पर 2 बातें बोली जा रही है। एक तो ये है कि अभी जैसे दीपावली का महीना था, ठीक है, वो सारी चीजें देखने को मिली, त्योहार था, तो काफी सारे लोगों के द्वारा हो सकता है कि शॉपिंग की गई हो, अच्छी बात है, इसकी वजह से जीएसटी बढ़ गया। पर लेकिन हर महीने तो दिवाली आने वाली नहीं है, तो उसको कैसे लेकर चलोगे? तो पहली तो बात यह है। दूसरी बात यहां पर ये निकल कर आ रही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा काफी टाइट किया गया, जो खासकर आजकल में जीएसटी पे नहीं कर रहे थे, तो उसकी वजह से भी यहां पर ये बढ़ता हुआ नजर आया। तो कहने का मतलब यहां पर ये है कि कंडीशन जो है वो एक अलग पैटर्न की आप लोग को अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, किसकी वजह से सिचुएशन यहां पर एक इस डायरेक्शन में बढ़ती नजर आ रही है। तो यानी कि नहीं है ऐसा पैटर्न, जरूरी नहीं है कि आगे भी यही पैटर्न चलता रहेगा। तो जो बजट आप लोगों को प्रस्तुत किया जाएगा फरवरी के महीने में, इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देकर चलना पड़ेगा। आज की डेट में अगर बात करिए हमारी कंट्री में कोर सेक्टर है, जैसे कोयला होगा, क्रूड ऑयल हो गया, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट जो क्रूड ऑयल से निकाले जाते हैं, फर्टिलाइजर यानी कि जो
आज के डेट में आप लोग खाद वगैरह डालते हैं खेतों में, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया और बिजली हो गया, इलेक्ट्रिसिटी। तो इनको अगर आप लोग काउंट करके चलिए, ये टोटल कोर सेक्टर है हमारी कंट्री में। अगर इनको आप लोग प्रॉपर वे में संवार सकते हैं तो सारी चीजें संवरती हुई नजर आएगी। फर्टिलाइजर की खपत अच्छी खासी नजर आई हमारी कंट्री में, वो अच्छे लेवल पर काम करता नजर आया, क्योंकि किसानों ने अपना खेत नहीं छोड़ा, उसमें काम करते रहे, चाहे कोविड-19 आए और चाहे कोविड-19 आए, वो अपना काम प्रॉपर वे में करते रहे। पर लेकिन दूसरे एरिया जो थे वो काफी हद तक नीचे डाउन होते हुए नजर आए। क्रूड ऑयल का प्राइस भी काफी लार्ज स्केल पर डाउन होता हुआ नजर आया। हमारी कंट्री में डाउन नहीं हुआ वो अलग बात है, पर लेकिन वैसे नॉर्मली क्रूड ऑयल का प्राइस भी काफी डाउन होता हुआ नजर आया। आज के डेट में सबसे ज्यादा वेटेज है वो है यहाँ पर रिफाइनरी प्रोडक्ट का, याद रखना यहाँ पर, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर जो IIP जो इंडेक्स है यहाँ पर, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है बताओ तो जरा, चीजें भूलना नहीं है, ठीक है, पता चला भूल गए आप लोग। तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है यहाँ पर ये, तो ये है 28%, ठीक है। टोटल अगर 100% लेकर चलते हैं, 19% है इलेक्ट्रिसिटी का, 17% है यहाँ पर स्टील का, पर टोटल 3 याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं। तो अगर ये सेक्टर, अगर कोर सेक्टर ने परफॉर्मेंस अगर अच्छी देनी स्टार्ट कर दी, तो फिर चीजें समझ में आती है कि हमारी कंट्री में चीजें जो है वो सही डायरेक्शन में चल रही है, तो इनका सही होना जरूरी है। तो GST कितना काम कर रही है वो यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में अभी और पता चलेगा, जिससे उसकी परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिलेगी। तो ये बातें समझाने की कोशिश की गई है इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये था एक आर्टिकल पूरा जिसके बारे में बात की। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल कर रहे हैं यहाँ पर, अभी हमारी कंट्री में एक अमेंडमेंट किया गया है, जो पेटेंट होते हैं ना हमारी कंट्री में, पेटेंट होते हैं या फिर आप लोग लाइसेंस लेते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो खासकर अगर बात करें जो पेटेंट वाली बात करते हैं, तो इसको आप लोग पहले समझिए एक बार। आज की डेट में मान लीजिए आप लोग एक डॉक्टर हैं, आप लोगों ने कोई दवाई बनाना स्टार्ट करी, ये दवाई बनाना आप लोगों ने स्टार्ट करी, आप लोगों ने इसके ऊपर पूरा टाइम लगाया जितना लगा सकते हैं, और आप लोगों ने अपना जो भी मनी थी सारी इसके ऊपर लगा दी इसके रिसर्च करने के लिए, तब जाकर ये दवाई बनकर तैयार हुई। अब देखिए आप लोगों का राइट हो गया है, इसके ऊपर आप लोगों का हक हो गया है कि आप लोगों के पास में ये दवाई है और आप लोग इस दवाई से पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को इसका पेटेंट मिल जाएगा। पेटेंट का जो टाइम पीरियड होता है वो लगभग 15 से 20 साल तक माना जाता है। पेटेंट का मतलब होता है रॉयल्टी, यानी कि आप लोगों को पैसा मिलता रहेगा अगर ये दवाई जो है, इसका जो एक तरीके से जो आप लोगों ने बनाई है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट आप लोगों ने किया है, ये दवाई प्रॉपर वे में जनता तक पहुंचती रहेगी और आप लोगों को उसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी। पर लेकिन सबसे बड़ी जो कंडीशन यहां पर निकल कर आती है, अगर कोई पेटेंट होता है उसमें जो दवाई बनाई जाती है, वो दवाई जो बनती है उसको वो काफी महंगी देखने को मिलती है। नॉर्मल दवाई अगर कोई मान लीजिए 500 रुपए की आ रही है, ठीक है, पेटेंट वाली दवाई, तो उसका अगर जेनरिक वर्जन निकल कर आएगा तो लगभग 50 रुपए में आप लोग को देखने को मिल जाएगी, यानी कि ज्यादा जनता तक वो चीजें पहुंचाई जा सकती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई कोर्स निकाल दिया आज के में, वो कोर्स में बेच रहा हूं यहां पर 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का वो कोर्स बेचा जा रहा है, तो 1.5 लाख रुपए में उसको कितने लोग खरीद रहे हैं, मान लीजिए किसी ने 50-100 लोगों ने खरीद लिया। पर लेकिन अगर वही कोर्स मैंने यहां पर आज के में 15,000 रुपए में निकाल दिया, तो उसको पता चला हजारों लोगों ने खरीद लिया, तो ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंच गई। तो इस तरीके से ये वाला काम न करके जो पेटेंट होता है वो यहां पर होता है, पर लेकिन जो जेनरिक वाला वर्जन आ जाता है वो यहां पर आ जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चीजें पहुंचाई जा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके, तो उसको अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की जाती है। तो यहां पर अगर आप लोग इस तरीके से चीजों को लेकर चलते हैं कि यहां पर ये वाली कंडीशन पर, हाँ दूसरी भी चीज आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी, यानी कि मान लीजिए जो 1.5 लाख का कोर्स था, अब 1.5 लाख का कोर्स की जगह यहां पर 15,000 का कोर्स आ गया। अब 15,000 से भी अगर कोई इसको बोले कि नहीं यार ये तो कोर्स जो है ये 1500 रुपए में आना चाहिए, जबकि यहां पर ये कोर्स जो यहां पर बनाने वाले जो टीचर हैं उनको यहां पर सैलरी अच्छी खासी देनी पड़ रही है। अब यहां पर किसी को बैठाने के लिए कोई रूम वगैरह है, ऑफिस वगैरह है, यहां पर उसका किराया देना पड़ रहा है। इसी के साथ में और भी बहुत सारी जो खर्चे होते हैं, यानी कि जो सारा डिजिटल बोर्ड वगैरह वो सारी चीजें लेकर आना, वो सारी चीजें, तो पता चला ये काम इतना नहीं चल पा रहा है। पर लेकिन बोल रहे हैं कि भैया 1500 इसका प्राइस करो, तो सामने वाला क्या करेगा, सामने वाला बोलेगा कि भैया यार ये नहीं हो पाएगा, मुझे अपना घर बेचना पड़ जाएगा, मेरा घर जो है वो सड़क पर आ जाएगा, ये नहीं हो पाएगा, मैं काम बंद कर देता हूं। यानी कि पता चला यहां पर अगर कल को इनको प्रॉपर वे में कोई इतना भी प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है कि जितना इन्होंने लागत की है, तो अगर ऐसा कुछ होने लगा तो फिर यहां पर ये काम करने का कोई मतलब नहीं है। और रिसर्च और डेवलपमेंट अगर करना बंद कर दिया, R&D करना बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा, हमारी कंट्री में कोई भी इनोवेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो एक ऐसा बैलेंस होना चाहिए ताकि जो बनाने वाला है अपना टाइम लगा रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, वो इस तरीके से काम कर रहा है, उसको भी फायदा हो, और जो खरीदने वाला है उसको भी इतना महंगा ना देखने को मिले कि आप पता चला उसकी बेचारी कमर टूट गई उसको खरीदने में। तो एक बैलेंस होना चाहिए, और वो बैलेंस बनाकर अगर चलते रहेंगे, खासकर हेल्थ के सेक्टर में तो काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो लाइफ और डेथ की बात होती है, और जान है तो जान है। अगर पर्सन को दवाई नहीं मिली उसकी वजह से उसकी जान चलेगी, तो वहां पर तो कम से कम आप लोगों को अफोर्डेबल करना ही करना पड़ेगा। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए दो ऐसे सेक्टर होते हैं, एक तो हेल्थ बोला जाता है और दूसरा एजुकेशन। ये कम से कम अफोर्डेबल होने चाहिए, जनता तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि ये एक ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं और देश को प्रोग्रेस करने में हेल्प करते हैं। तो इनको अफोर्डेबल बनाना है। तो अगर पेटेंट यहां पर रहता है, पेटेंट के बाद में अगर पेटेंट खत्म हो जाता है, तो मैंने वर्ड यूज किया
क्या जेनरिक दवाई बन जाती है। जेनरिक दवाई क्या है? जेनरिक दवाई यहां पर वो दवाई है जो यही सोल्ट यूज करती है जो ये वाला सोल्ट यहां पर यूज कर रहा है, तो उसी सोल्ट को यूज कर बनाई जाती है, उसी तरीके का सोल्ट यूज किया जाता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर डिस्क्लोज कर दी जाती है और फिर अलग अलग कंपनी भी इसको बनाने के लिए आतुर हो जाती है। हमारी कंट्री में जेनरिक दवाई ह्यूज लेवल पर बनाई जाती है। रीजन क्या है? हमारी कंट्री में लोग मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं, यानी कि बाहर से मेहनत करी कराई मिल जाए, बस पका पका खाना है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है यूएसए वाले, जापान वाले, और हम लोग को यहां पर डिस्क्लोज करके बता दें और फिर हम लोग उनसे जेनरिक दवाई बना लें। इसीलिए जेनरिक दवाई की सबसे बड़ी मार्केट आज के में अगर कोई है तो इंडिया के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट आप लोगों को देखने को मिलेगी। इससे समझ में आता है कि हम लोग ज्यादा मेहनत करना पसंद नहीं करते हैं, ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग से बात आप लोगों को बता दूं, अगर बात करें आज के में एक कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं सेल्फ पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट। सेल्फ पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट अगर लाइफ में आप लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिया ना, ये यहां पर बोला जाता है कि कई सारी कंट्री ऐसी हैं, खासकर अगर बात करें जैसे जर्मनी हो गई, जापान हो गया, यहां पर ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर वो गलती करते हैं तो अपने आप पेनल्टी पे कर देते हैं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। ट्रैफिक रूल किसी ने फॉलो नहीं किए और सामने वाले ने किसी ने टोक दिया तो ये अपने आप पेनल्टी जाकर पे कर देंगे। हमारी कंट्री में क्या है? हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है, जब तक सामने वाला आकर हमारे सर पर कोड़ा ना बचाए तब तक हम लोग को अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं आज के डेट में। इसलिए हमारी कंट्री पर पहले तो राजा रजवाड़ों ने रूल किया, आज के डेट में कौन रूल करके चला गया? अंग्रेज रूल करके चले गए। अब यहां पर इसी तरीके से जो बड़ी बड़ी कंपनी है ये रूल करेंगी, क्योंकि हम लोग अपनी गलतियां समझते नहीं है, हम लोग को समझ नहीं आती है, कोई और आकर हम लोग को बताता है, हमारे सर पर तांडव करता है, तब भी हम लोग नहीं सुधरते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो इंसान जो है एक बार अपने आप को आज आप लोगों को मान लीजिए मॉर्निंग में 5 बजे उठना था, 5 बजे उठने के आप लोग 5 बजे नहीं उठ पाए तो अपने आप को पनिश करना है। आज आप लोगों को नॉर्मली एक्सरसाइज अगर 30 मिनट कर रहे हैं तो आज आप लोगों को 50 मिनट एक्सरसाइज करनी है। अपने आप को पनिश करना स्टार्ट कीजिए और पनिश भी उस तरीके से करिए कि आप लोगों की हेल्थ को फायदा देखने को मिले, आप लोगों को प्रोग्रेसिव देखने को मिले। ऐसा नहीं है कि आप लोग बैठ गए कि यार आज तो 5 बजे उठा, आज तो 2 घंटे और सोऊंगा, अपने आप को पनिश करना है, मुझे और टाइम वेस्ट करना है। पनिशमेंट नहीं हुआ तो अपने आप को एंजॉयमेंट में लेकर आ रहे हैं। वो काम करना है जो आप लोगों का माइंड करने से आप लोगों को रोकता है और जो आप लोगों की प्रोग्रेसिव जो एक तरीके से लाइफ के लिए फायदेमंद है, वो काम आप लोगों को करना है। अपने आप को पनिश उस तरीके से करना है ताकि आप लोगों की लाइफ और ज्यादा इंप्रूव हो। तो सेल्फ पनिशमेंट, आज टेस्ट लगाना था, टेस्ट नहीं लगाया तो सेल्फ पनिशमेंट करो, ठीक है? अपने आप को पनिश करना एक बार स्टार्ट कर दिया ना तो लाइफ में आप लोग कभी भी किसी की डांट नहीं खानी पड़ेगी, लाइफ में आप लोग कभी भी किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेल्फ गाइडेंस आप लोग के अंदर से निकल कर आने लगेगा। ये चीजें मैंने बहुत बार फॉलो की हैं। ये चीजें इस तरीके से हैं जिस तरीके से आज के डेट में अगर मान लीजिए मुझे 8 घंटे पढ़ना था और मैंने किसी रीजन की वजह से पहले दिन जो है कोई गलती कर दी तो अगले दिन उसको बढ़ा दो, 1 घंटा और बढ़ा दो, और पढ़ना नहीं है, कम से कम बैठने की आदत तो बनेगी, बैठना स्टार्ट करो एक जगह, उठना नहीं है वहां पर, ठीक है? यानी कि बैठना की 1-1 घंटा कम से कम कंटिन्यूस सेटिंग करनी है। तो इस तरीके से अपनी बैठने की आदत तो बनेगी, तो पनिश करना स्टार्ट करो आप लोगों को, और ये आदत अगर बन गई तो चीजें सुधर जाएंगी। तो अभी हमारी कंट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पेटेंट अमेंडमेंट रूल लाए गए 2020, तो जो फॉर्मेट यहां पर चेंज किया गया है तो इसके चलते जो देखिए 2 तरीके से होते हैं, तो पेटेंट और लाइसेंस वगैरह दिए जाते हैं। तो यहां पर एनुअली सबमिट की बात की जा रही है, पेटेंट ऑफिस में डिस्क्लोज किया जाएगा। तो यहां पर चीजें जो कमर्शियली एक तरीके से वर्क कर, देखिए क्या होता है बेसिकली, अगर यहां पर कोई पर्टिकुलर पेटेंट है, ठीक है, तो पब्लिक में अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखी जाती है तो यहां पर क्या होगा, पब्लिक में एक तरीके से 2 तरीके से उसको देख सकते हैं। एक तो उसके ऊपर और ज्यादा काम होना स्टार्ट हो जाएगा और जनता तक ज्यादा तरीके से वो पहुंचेगा, तो फायदेमंद है। पर लेकिन पता चला सामने वाले को अभी यहां पर उसका रॉयल्टी भी प्रॉपर वे में नहीं मिली है, तो उस तरीके से डिस्क्लोज करना कितने हद तक सही है। तो आज की डेट में अगर बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी पब्लिश किया गया अमेंड करने के लिए फॉर्मेट यहां पर पेटेंट अमेंडमेंट रूल के अंदर। तो एक तरीके से अगर अमेंडमेंट की आप लोग बात करते हैं तो इंडिया के अंदर कंपलसरी लाइसेंसिंग जो रिजीम है, ठीक है, जो एक तरीके से डिपेंड करता है यहां पर फुल डिस्क्लोजर जो पेटेंट वर्किंग इंफॉर्मेशन है उसकी। तो इसके चलते जो विटल एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट जो इंटरवेंशन यहां पर देखने को मिलते हैं लाइफ सेविंग मेडिसिन के अंदर, वो काफी ज्यादा जरूरी है। अगर कोई इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, अगर यहां पर इंफॉर्मेशन जनता के सामने निकल कर नहीं आ रही है तो फिर ये नुकसानदेह हो सकती है। तो इसलिए पेटेंट जो है वो यहां पर एक तरीके से कम इतना होना चाहिए कि उसके ऊपर लाइफ सेविंग, देखिए अगर आज के दिन में पेटेंट मिला है किसी पर्टिकुलर पर्सन को, उसने कोविड-19 की दवाई बना दी, वो तो बोल रहा है मैं तो इसको 5 लाख रुपए में बेचूंगा। कितने हद तक ये सही है? क्या ये सही है कि 5 लाख रुपए बेचेगा? कोई भी नहीं खरीद पाएगा, कुछ लोग ही बचेंगे बस खरीदने वाले, बाकी सबकी जान चली जाएगी। तो ये ऐसा रूल नहीं होना चाहिए यहां पर। तो हमारी कंट्री में पेटेंट एक्ट भी है काफी पुराना यहां पर, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस भी पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करने से मना कर दिया। 20 साल तक का लगभग पेटेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो मोनोपोली मिल जाती है सामने वाले को। तो ये मोनोपोली कितना हद तक सही है? पब्लिक के लिए फायदा से होने वाला है, पैसा तो कमाया जाएगा, पर लेकिन रीजनेबल प्राइस अगर रहेगा, सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर चीजें आप लोग प्रोवाइड कराए रह रहे हैं तो ये चीजें ज्यादातर देखने को मिलेगी। पर लेकिन इतना भी कम नहीं कर देना है कि एनकरेज ना देखने को मिले इनोवेट करने के लिए कि कुछ फायदा नहीं होने वाला है, टाइम और पैसा बर्बाद होने वाला है, तो फिर कोई दवाई बनेगी नहीं। तो फिर क्या रहेगा, अगर कोई दवाई बनेगी नहीं
तो फिर तो खेल ही खत्म हो गया। तो इसीलिए बात वही की जाती है कि किसान अगर खेतों में अपना अनाज उगा रहे हैं तो उनका प्राइस उनको मिलना चाहिए, पर लेकिन सामने वाला अगर कोई भूखा है, गरीब है, तो उसको भी खाना मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस तक खाना पहुंच ही नहीं रहा है। तो दोनों को फायदा होना चाहिए। किसानों को अगर फायदा नहीं मिला तो किसान खेतों में उगाना बंद कर देगा उस चीज को, तो फिर यहां पर इसको भी खाना नहीं मिलेगा, तो यहां से तो काम जाएगा जाएगा और ये भी कहानी खत्म हो जाएगी। तो एक बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरीके से बात की जा रही है कि एक तरीके से गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए जो अमेंडमेंट किया गया है रीअमेंड करने के लिए, और जो स्प्रिट है यहां पर कि जनता तक एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम भी आप लोगों को मेंटेन रखना है, मेडिसिन उस तक प्रोवाइड करानी है, वो सारी पैटर्न आप लोगों को फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो ये पैटर्न यहां पर बेसिकली समझाने की कोशिश की जा रही है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं तो आप लोग अपनी राय बता सकते हैं, आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, आप लोगों को बोलूं अगर आज के में आप लोगों ने कोई काम कर दिया, कोई इन्वेंशन कर दिया और पूरी जिंदगी आप लोगों ने उसके ऊपर लगा दी, ठीक है, तो एक तरीके से आप लोग कम से कम एक्सपेक्ट करेंगे कि यार थोड़ा सा फायदा उसका मिलना चाहिए। तो ये देखिए एक ह्यूमन टेंडेंसी है, उस इंसान को थोड़ा सा उसका रहता है कि हाँ कुछ तो फायदा उसका मिले। ठीक है, तो अगर उसको फायदा नहीं मिलेगा तो काम करना बंद कर देगा। आप लोग भी सोचिए कोई आप लोगों से काम करा रहा है, जॉब करने आप लोग जा रहे हैं और आप लोगों को सैलरी नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, आप लोगों से बोल रहा है कि हाँ सैलरी का क्या करोगे यार, फायदा तो हो रहा है लोगों को। आप लोग बोलोगे यार मेरे घर पे भी बच्चे हैं, उनकी भी पढ़ाई करनी है, मेरे घर में माँ बाप है, उनका भी ध्यान मुझे रखना है, मुझे भी अपने जो किराए पे रह रहा है अपने घर का किराया देना है। तो इस तरीके से बैलेंस बनाना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं रहता है फिर दिक्कत देखने को मिल जाती है। तो उसी बैलेंस के बारे में यहां पर बात की जा रही है। ठीक है, तो ये भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। ये आज का डेटा पॉइंट है, यहां पर बेसिकली दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो नेचर है उसकी वजह से जब नेचर अपनी मार लगाती है तो क्या कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे कई जगह फ्लड देखने को मिल रही है, बाढ़ आ रही है निकल कर, साइक्लोन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में कहीं सूखा पड़ रहा है। ठीक है, इसी के साथ में और भी कई सारे पैटर्न चेंज होते हुए आप लोगों को नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफी लार्ज स्केल पर ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये जो सारी कंडीशन बन रही है, फिलहाल इनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ गई है। साइक्लोन पहले कंपेयर में जो होते थे और अब जो साइक्लोन रहे वो भी आप लोग यहां पर बढ़ते हुए नजर आएंगे। साइक्लोन की फ्रीक्वेंसी आप लोग देखते हैं, ठीक है, इसी के साथ में डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड जो है उनकी भी फ्रीक्वेंसी आप लोग देखते हैं बढ़ गई है काफी लार्ज स्केल पर। इसी के साथ में ये यहीं पर सेम फ्लड की बात की जा रही है, फ्लड की फ्रीक्वेंसी आज के दिन में बढ़ गई है। काफी सारे एरिया में जहां से कभी सोचा भी नहीं था फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, वहां भी आप लोगों को बाढ़ देखने को मिल रही है। तो ये सारे पैटर्न जो आप लोग यहां पर देखते हैं ये काफी सारे इंपॉर्टेंट पैटर्न आज के दिन में, जिसकी वजह से वनरेबल हो गई है लोगों की लाइफ। तो उसको हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर कहीं पर ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा है कि भैया बाढ़ में, बिहार में यहां पर बाढ़ आनी है इस एरिया में, तो 20 साल से बाढ़ आ रही है यार, अब तक भी आप लोग उसको नहीं सुधार रहे हैं, तो ये तो कुत्ते की पूंछ वाली बात होगी। कितने दिन मुल्की में रखो, जब भी निकालोगे टेढ़ी निकलेगी। किस लिए पॉलिटिशियन है, आखिर अब तक भी सिचुएशन को सुधार नहीं रहे हैं। जब पता है ये प्रॉब्लम आ रही है कंटिन्यूअस, तो क्यों नहीं सुधार रहे हैं उसको। तो ये सारी चीजें सुधरनी चाहिए। हालांकि पॉलिटिशियन की गलती नहीं है, ये हमारी खुद की भी आदत होती है। पता है कि एक्सरसाइज न करने से हमारी हेल्थ खराब होगी, पर फिर भी उसको पोस्टपोन करते रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को अपने आप को सुधारना चाहिए। और वही गांधी जी वाली बात हो रही है, आप लोगों ने कहावत सुनी होगी कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है। उसके पास गांधी जी के पास एक औरत गई अपने बच्चे को लेकर, कैसे छुटाऊं इसका गुड़। गांधी जी ने कहा एक हफ्ते बाद आना। एक हफ्ते बाद गई तो गांधी जी ने बोला उसको बच्चे को कि भैया गुड़ ज्यादा मत खाना। तो ये औरत ने बोला, औरत झल्ला गई, यार बड़ा ठेठ इंसान है यार, ये बात तो तू उस दिन भी बोल सकता था, उस दिन का तुमने नहीं बोली ये बात। गांधी जी ने बोला कि भैया उस दिन इसलिए नहीं बोली, तब मैं भी गुड़ खाता था। ठीक है, तो वही बात हो गई कि इस तरीके से मैंने छोड़ दिया, अब मेरा हक है बोलने का। तो वो सारी चीजें सामने वाले को तब बोलना है, पहले अपने अंदर भी इंप्रूवमेंट लेकर आना है, तभी चीजें जो है वो सही पैटर्न में चलती हुई नजर आएगी। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग बताइएगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। काफी कुछ आज हम लोगों ने डिस्कस किया, कई सारे आर्टिकल देखे, तो ये सारे आर्टिकल हम लोगों ने डिटेल में समझे। यहाँ पर पेटेंट के बारे में देखा, मेडिसिन के बारे में देखा, ठीक है, ये यहाँ पर हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था, किसानों के बारे में देखा। और ये जो आर्टिकल होता है मंडे को एडिटर को लेटर लिखते हैं, उनका रिप्लाई करते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है। और आज का कार्टून तो यार आप लोग का रह गया ये है कार्टून। वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन की बात की जा रही है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर अभी कमल खिलने वाला है ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का जो सिंबल था यहाँ पर ममता बनर्जी का, उनका सिंबल टूट कर यहाँ पर आज के में यहाँ पर जो इनके जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि वेस्ट बंगाल इलेक्शन में देखो क्या होता है, इस साल इलेक्शन होने वाले हैं, तो यानी कि वेस्ट बंगाल के कैसे दिन आने वाले हैं तो वो पता चलेगा। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। कैसा रहा लेक्चर, आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। पीडीएफ यहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। एक और इंपॉर्टेंट बात, जो ईपीएफओ का सेंटर चेंज करना चाहते हैं, आज उसका लास्ट डेट है, चेंज करना होगा तो अगर आप लोग चेंज कर लेना। और ये कोई कंपलसरी नहीं है कि चेंज करना ही करना है, जिसको लगता है चेंज करना है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, एक बच्चे के द्वारा बोला गया था कि सर ये जरूरी है क्या चेंज करना, नहीं, जिसको लगता है चेंज करना है वो चेंज कर सकता है। ठीक है,
इस तरीके से ध्यान रखना। और बाकी जो वीडियो बनाई है उसको आप लोग जरूर देखना। अगर आप लोग मेंस भी लिखने जा रहे हैं उससे फायदा होगा, या आगे फ्यूचर में मेंस लिखना है तो अभी से उसी लेवल पर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। तो यहां पर भी आपका स्वागत है, आके मेरे साथ एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। बाकी टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, काम की चीज मैक्सिमम यहां पर है। यहां पर तो मोटिवेशन और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। अब मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।